आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले यूक्रेन दहन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या पुतिन ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इजरायल रुकेगा नहीं, नेतन्याहू ने कहा है। अंबानी अडानी चुनावी एजेंडा 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड। नवनीत राणा और अकबरुद्दीन के बयान को लेकर कि जिस तरीके से बयानबाजी एक बार फिर से की गई है, वहीं अतीक पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। अतीक के बेटे उमर ने यह खुलासा किया। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, रूस की वो खबर जो दुनिया भर का एजेंडा सेट करती है। आज रूस में मनाया जाएगा विजय दिवस। रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड होगी। विदेशी टैंक, परमाणु मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन होगा। विजय दिवस पर बड़े ऐलान कर सकते हैं पुतिन। और आज रूस का विजय दिवस है। ये वो दिन है जिसको लेकर दुनिया दिल थामे बैठी हुई है, क्योंकि आज कुछ बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं। इसके संकेत उन्होंने अब से 2 दिन पहले ही देने शुरू कर दिए थे। 7 मई को 5वीं बार पुतिन ने बतौर रूसी राष्ट्रपति शपथ ली और आज विजय दिवस है। इस दौरान परमाणु मिसाइल से लेकर घातक टैंकों का प्रदर्शन होगा, यानी आगे विध्वंस होना तय है। और अब आपको बताते हैं कि आज होने वाली परेड में कैसे पुतिन अपने विनाशक हथियारों का न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें चासिव यार पर कब्जा, यूक्रेन युद्ध में और भी विध्वंसक ऑफेंसिव रणनीति, हमलों में तेजी और परमाणु युद्ध की आशंका तक बढ़ जाएगी। हाल के दिनों में पुतिन ने इन सभी बातों को लेकर अलग अलग समय पर कई बड़े बयान दिए हैं, जिनसे पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। और हमारे सहयोगी मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष का हम रुख करेंगे। मनीष, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज यूक्रेन विजय का ऐलान होगा? क्या यूक्रेन के पास इतनी ठोस रणनीति है कि वो रूस को पटखनी दे दे? देखिए, आज रूस के विजय दिवस में जब राष्ट्रपति पुतिन देश को और कहें तो बाकी पश्चिम दुनिया को भी संबोधित करेंगे, तो उस दौरान उनका मुख्य फोकस अब नाटो और पश्चिमी देश होगा। पश्चिमी देशों की भूमिका होगी, नाटो के तौर पर किस तरह से रूस के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है, रूस और नाटो के जंग की कितनी संभावना बन गई है और रूस ने कैसी तैयारी की है। न सिर्फ वो इसका ऐलान करेंगे बल्कि जमीन पर वो दिखेगा जब यार्स परमाणु मिसाइल, जो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में न्यूक्लियर हथियार को लेकर उड़ने वाली और उसके जरिए प्रहार करने वाली मिसाइल है, उसका भी शक्ति प्रदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन रूस के लिए तो अहम है ही। रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के लिए एक बड़ा संदेश के तौर पर ले जाने वाला है, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब सीधे नाटो से जंग होगा। बिल्कुल, बेशक ये युद्ध मनीष रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा हो, लेकिन संदेश पश्चिमी देशों को बड़ा देने की कोशिश होगी। वापस लौटेंगे आपके पास और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विजय दिवस से पहले ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को नाजी बताया है। रूस के हमलों में तेजी के बाद ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है। यूक्रेनी ऊर्जा ग्रिड पर रूस के इस बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को F-16 से टेंशन में है रूसी सेना। पहले ही ड्रोन हमलों से रूसी सेना परेशान है और अब ड्रोन के साथ F-16 फाइटर जेट से भी अब डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहले ही ड्रोन हमलों से रूस की सेना परेशान है और अब एक और परेशानी F-16 फाइटर जेट लेकर के आई है और इसकी काट अब रूस की सेना को ढूंढनी पड़ेगी। यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट अब से कुछ हफ्तों में डिलीवर कर दिए जाएंगे, मगर रूस की आर्मी अभी से टेंशन में है, क्योंकि इससे रूसी सैनिकों को अब 2 तरह के हवाई खतरों का सामना करना होगा और ऐसे में जल्द से जल्द इन दोनों खतरों का तोड़ निकालना रूसी सेना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया के जितने भी मोर्चों पर जंग चल रही है उनमें ड्रोन की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही है। और आप समझिए, 2 तरह के हवाई खतरों का सामना रूसी सेना को करना है। एक है F-16 फाइटर जेट्स और दूसरा है ड्रोन। फाइटर जेट से शायद रूसी सेना बच भी जाए,
लड़ भी ले, लेकिन ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। देखिए कैसे ये कहा जा रहा है ड्रोन अटैक से तनाव में है रूसी सैनिक, और खबर क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी सेना बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि दो तरह का खतरा है। वो खतरे क्या है रूसी सेना पर? दो तरह का हवाई खतरा। पहला, ड्रोन अटैक से दहशत, और यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट्स, जो कि यूक्रेन सस्ते और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमले कर सकता है और पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्ध और भी ज्यादा एस्केलेट करेगा, और रूस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित नजर आ रहा है। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दोहरी चुनौती, ये युद्ध 2 साल से लंबा वक्त बीत चुका है, और अब ये माना जा रहा है कि विजय दिवस के बाद बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे पुतिन। ऐसे में ये जो मदद मिली है यूक्रेन को, ये रूस के लिए कितना परेशान करने वाली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि F-16 एक टेंशन तो है ही, क्योंकि F-16 दुनिया के उन चुनिंदा लड़ाकू विमानों में से है जो परमाणु हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। भले ही राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार कहा था कि F-16 के आने से भी ग्राउंड पर कोई सिचुएशन नहीं बदलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ इसी से तय होगा। बल्कि रूस और नाटो के बीच जंग कैसा होगा, और फिर आने वाले दिन में रूस और यूरोप का भविष्य कैसा होगा, ये सब कुछ तय होगा एक बार F-16 के आने में। और F-16 किसी भी दिन आ सकता है। पिछले दिनों हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि नाटो किस तरीके से ट्रेनिंग एकदम फाइनल राउंड में दे रही है यूक्रेन के। बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हो, और इसीलिए शायद रूसी सेना इतनी डरी हुई है कि F-16 अगर यूक्रेन को मिल गया तो युद्ध में हो सकता है कि यूक्रेन एक कदम आगे बढ़ जाए रूसी सेना के मुकाबले। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, राफा में हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने राफा में टेंटों को, जो टेंट्स थे, उससे निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर, राफा में हमले का खौफनाक वीडियो आपको दिखा रही है। देखिए, जोरदार धमाका। कल जो धमाका हुआ उसमें 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और साथ ही साथ राफा छोड़ने के लिए भी कह दिया गया था। राफा में रह रहे लोगों को भारी मात्रा में वहां से पलायन भी हो रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राफा में रात भर आईडीएफ का ऑपरेशन चला है। इजरायली फोर्सेस ने राफा में एक बार फिर से बम बरसा है। 2 तरह का ऑपरेशन, हवा से और आसमान से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी राफा में किया जा रहा है। पूरी जंग अब फिलिस्तीन में राफा में आकर सिमट गई है, और राफा में दोहरी मार झेल रहे हैं स्थानीय नागरिक। एक और बड़ी खबर है, राफा में रात भर विनाश की तस्वीरें देखने को मिली, जहां आईडीएफ का ऑपरेशन चलता रहा, और पूर्वी राफा की तरफ अब आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स बढ़ने लगी है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड का वीडियो भी सामने आया है। जमीन के अंदर कई सुरंगें मिली हैं। तो देखिए, आईडीएफ अब स्पेशल ऑपरेशन राफा में चला रही है, और इसीलिए राफा में रह रहे लोगों को कहा गया कि फौरन तत्काल राफा छोड़ दें। और राफा में आईडीएफ के हमले के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। राफा में हमास के कई ठिकाने इस विस्फोट के बाद तबाह हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार, और देखिए कितना विध्वंसक ये विस्फोट था, पूरा आसमान आग के गोले से दहल उठा। कितना विध्वंसक यह हमला किया गया था, और इसमें कई सारे हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर बताई गई है। और वहीं राफा में इजरायली तबाही की 4 तस्वीरें अब देखिए, कैसे आईडीएफ के हमलों में बर्बादी साफ साफ नजर आ रही है। राफा में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। रात भर इजरायली सैनिकों ने राफा में ऑपरेशन चलाया है, और कई टेंट्स को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन में कई भूमिगत सुरंगें भी मिली हैं। ये सुरंगें वो भी हो सकती हैं जहां पर हमास के ठिकाने हो सकते हैं। और मनीष, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से आईडीएफ स्पेशल ऑपरेशन राफा में ला रही है, के बाद एक कई धमाके किए गए, कल तो खबर आई कई लोगों की मौत भी हुई है। उससे अब यह समझ में आ रहा है कि राफा में जो ऑपरेशन है आईडीएफ का, वो रुकने वाला नहीं है। क्या यहां पर हमास के बड़े ठिकाने हैं, यही वजह है अगला टारगेट राफा है? देखिए, आईडीएफ हमास को खत्म करने के नाम पर राफा में उसी तरह की कार्रवाई कर रही है जैसा उन्होंने बाकी गाजा के हिस्से में किया था, और इस साफ तौर पर लग रहा है कि इजराइल राफा को भी मटियामेट कर देना चाहता है। अब ऐसा लगता है, चूंकि इजराइल पर यह आरोप रहा है
कि वो एआई का इस्तेमाल करती है टारगेट को सेलेक्ट करने में, तो लगता है उस एआई के सॉफ्टवेयर में ये भी रख लिया गया है कि जिसके पास 2 हाथ हो, जिसके पास 2 पैर हो, वो सब हमास से जुड़े हुए हैं और यही सोचकर लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, इतनी तबाही है। अब इसमें से जो इनोसेंट लोग होंगे, क्योंकि राफा एक छोटा सा इलाका, 15 लाख लोग उसमें, हर कोई तो हमास का नहीं है। अगर हर कोई बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमास के लड़ाकों को खत्म किया जाए और आम आदमी ना मारे जाए। इसको लेकर पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाकर रखिएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राफा में हमले के बाद अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है। यूएस ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई को रोक दिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। इजराइल को अमेरिकी मिलने वाली मदद रोक दी गई है। और अगली बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। लेबनान के एटारोन शहर पर 2 रॉकेट दागे गए हैं। तो देखिए, हमले लगातार किए जा रहे हैं। एटारोन शहर पर 2 रॉकेट से हमले किए गए हैं। और जंग के मैदान के बाद बात अब उत्तर प्रदेश के उस हत्याकांड की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। बात प्रयागराज की, जहां पर अतीक अहमद के बेटे उमर ने उमेश पाल हत्याकांड में कई बड़े खुलासे किए हैं। इन खुलासों ने बहुत सारे नई बहस को जन्म दे दिया है। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने यह खुलासा किया है और कहा है कि अब्बा के लिए उमेश को मारना जरूरी था। उमेश की पैरवी से अब्बा की जमानत बार बार खारिज हो रही थी। तो क्या कुछ कहा है अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, वो बिग वॉल के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में ये एक्सक्लूसिव खुलासा सामने आया है। अतीक के बेटे उमर ने अपना कबूलनामा पुलिस के सामने किया है और अतीक के लिए उमेश पाल को मारना जरूरी था। पुलिस के सामने ये बात उमर ने कही है। उमेश की वजह से अतीक को बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उमेश पाल जिस मुकदमे को लड़ रहा था उसकी वजह से, उमेश की पैरवी की वजह से अतीक की जमानत बार बार खारिज हो रही थी और यह बात अतीक को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। नुकसान के चलते अतीक से जुड़े लोग उमेश की तरफ जा रहे थे और यह बात उसको गवारा नहीं थी और इसीलिए अतीक ने यह फैसला किया कि उमेश पाल को रास्ते से हटाना होगा और उसके इशारे पर उमेश पाल को मारा गया। अतीक अहमद की इसी बात को किसी ने नहीं काटा, क्योंकि बार बार उसकी जमानत खारिज हो रही थी। उसके लोग उससे टूटते जा रहे थे। और अब खबर दुनिया को डीप फेक के खतरे से बचाने वाले एजेंडे की। देश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हाल के दिनों में डीप फेक शब्द काफी चर्चा में रहा। यह डीप फेक एक तरह से साइबर सुरक्षा सिस्टम, स्वच्छ चुनाव प्रचार और आम लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा इसका तोड़ जरूरी है। अमेरिका ने इस समस्या को बहुत प्रमुखता से लिया है और डीप फेक के खिलाफ एक बड़ी और यूनिक मुहिम चलाई है। ये मुहिम क्या है, कैसे डीप फेक का मुकाबला इस मुहिम से सबक लेकर किया जा सकता है और कैसे दुनिया भर को इस नए साइबर खतरे से बचाया जा सकता है, ये सब आपको कुछ ही पल में बताएंगे। अब सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एरिज़ोना में सरकार की तरफ से जागरूकता के लिए शेयर किए गए आखिरकार वीडियो में क्या कुछ कहा गया है, वो आपको अब बिग वॉल और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के एरिज़ोना में डीप फेक के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाया गया है और यह वीडियो डीप फेक के खिलाफ उसी कैंपेन का हिस्सा है। और आप समझिए कि वीडियो में एरिज़ोना राज्य के सचिव एंड्रियन फोर्टेस का एआई वर्जन भी सामने आया है। एंड्रियन फोर्टेस के इस वीडियो से असली नकली का फर्क करना मुश्किल है और आप समझिए कि क्या कुछ कहा गया है, कैसे इसका फर्क बताने की कोशिश की गई है। वीडियो में डीप फेक के खिलाफ इलेक्शन कर्मियों को संदेश भी दिया गया है और यह वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं यह उसी वीडियो का हिस्सा है जिसमें असली और नकली का फर्क भी करना मुश्किल हो जाता है। इसी की सार्वजनिक तस्वीरें की गई हैं और यह बताया गया कि वीडियो में डीप फेक के खिलाफ कैसे इलेक्शन कर्मियों को संदेश दिया गया है। यानी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की गई कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा और इसके नुकसान और फायदे के बारे में भी समझाया गया है।
और अब समझिए कि आखिरकार ये डीप फेक क्या है और अमेरिका इससे कैसे लड़ रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डीप फेक एआई की मदद से दरअसल एक छलावा है। नकली वीडियो या तस्वीर के जरिए इसको अंजाम दिया जाता है। गुमराह करना इसका मकसद होता है और प्रोपेगेंडा में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेता, सेलिब्रिटी इसके टारगेट पर होते हैं और अमेरिकी चुनाव कर्मियों को ऐसे वीडियो को लेकर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। डीप फेक वीडियो दिखाकर यह फर्क बताया जा रहा है, असली नकली का और अंतर समझाया जा रहा है। एरिजोना से इस मुहिम की शुरुआत की गई है।